जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 18 तारीख का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब ये पेपर सुबह 9 बजे भेजा गया था तो उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद में हमारे पास में कई रिव्यू आने शुरू हो गए थे। रिव्यू कुछ इस प्रकार से थे। कोई बच्चा ये कह रहा था कि सर मैं 44 सवाल कर पा रहा हूँ, किसी बच्चे ने कहा कि मैं 46 सवाल पे हूँ, कोई बच्चा 47, कोई 48 पर था। बहुत अच्छी बात है आप अगर इस तरीके से पेपर को हल कर पा रहे हैं। और ये भी बातें आई थी कि सर आप जो ये पेपर हल करवा रहे हैं, इस पेपर हल करवाने से हमारी कई समस्याएं जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस टाइप के मैसेज देने के लिए। लेकिन मैं एक साथ में एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरा 48 सवाल राइट है या मेरे 49 सवाल राइट हैं, तो आप ये देखिए कि जो एक सवाल हम नहीं कर पाए या जो 2 सवाल हम नहीं कर पाए, या अगर हमने किए हैं और फिर हमारे गलत हुए हैं तो उसकी क्या वजह रही थी और हमने क्या लॉजिक लगाया जिसकी वजह से हम आंसर नहीं दे पाए। क्लियर? तो उन बातों को हम आज समझेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारे ये जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर मेथड है, यदि ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा आता है कि पहला प्राइम नंबर, यदि पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं तो पहला प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की यहाँ पे बात होती है। और अभाज्य संख्या की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें या तो वे स्वयं से विभाजित होती हैं और या वे 1 से विभाजित होती हैं, इसके अलावा नहीं, और किसी से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे 0 जो है वो पहला गलत आंसर है। 1 न भाज्य है न अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो मानी गई है गणित में वो 2 को माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ का सवाल है। और सवाल हमारे सामने है 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/10 प्लस 1 सही 1/5। क्लियर? और इन सब का यहाँ पे योग करना है। तो 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके बता देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए, यानी जो मिश्र भिन्न है इसे आप यहाँ पे साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो 5 से 1 का गुणा 5 और 3 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/5। 10 एकम 10 और 2 12, तो ये हो गया आपका 12/10 प्लस 6, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। कोई दिक्कत? यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, 2 बार गया ऊपर आया 16, 1 बार गया ऊपर आया 12, 2 बार गया ऊपर आया 12। 12 और 12 हो गए आपके 24, 24 और 6 30, 30 और 10 हो गया आपका 40, 40/10 यानी आंसर आएगा 4। क्लियर? यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉट। एक तरीका और है वो भी बता देता हूँ। जो बाहर संख्याएं हैं यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, इनको अलग कर लीजिए और यहाँ पे 3/5 प्लस 2/10 और यहाँ पे 1/5 को आपस में जोड़ लीजिए। इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिएगा, इनका आंसर 10 आएगा। 5 से 2 बार ये 6 प्लस 10 से 1 बार यानी 2 प्लस 5 से 10 बार यानी 2 बार, तो 2, तो 6 और 8 और 2 10 यानी 10/10 आंसर आया आपका 1। यहाँ पे 1 2 3 ये दिए हुए हैं, 1 लिए, कितना हो गया आपका 4। क्लियर? तो आंसर हो गया आपका 4। ये भी एक तरीका है, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल चलते हैं। इसने बिल्कुल साफ साफ बोला कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 का एलसीएम निकालिए। तो जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी एलसीएम की बात हो और वो भी भिन्नों में, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम, और नीचे वाली सभी संख्याओं का क्या निकाल देना है? एचसीएफ। तो सामने देखिएगा कि 3, 9, 6 और 27, इनके अंदर यदि कुछ आपको कॉमन दिख रहा है तो वो भी आप बताइए। तो मुझे तो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एचसीएफ की जगह तो पहले 3 लिख ही देता हूँ।
और अब ऊपर आते हैं 1 2 5 4। अगर इनके एलसीएम की बात करते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो 2 का भाग गया 1 1 5 2, फिर 2 से और फिर 5 से, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी आपका हो गया 20। तो ऊपर आएगा आपका 20 और आपका जो आंसर होगा वो 20/3 राइट हो जाएगा। क्लियर। फिर बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणे में 5 तिया 15 और 3 18, 18/5 डिवाइड की जगह लिख देता हूँ पहले ही गुना, 5 एकम 5 और 4 9, और इसको 9/5 की जगह लिख देता हूँ 5/9, क्योंकि मैंने भाग का निशान किस में बदल दिया है, गुणा में बदल दिया। तो 5 से मेरा 5 कट गया, 9 से मेरा 18 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया और उत्तर बचा मेरा 25। क्लियर। बढ़े आगे। अगला सवाल, एक मजदूर 25 दिनों में 100 रुपए कमाता है। एक मजदूर है यानी एक आदमी है, कितने दिनों में यानी 25 दिनों में कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए। 100 रुपए कमाना एक कार्य है इसलिए नीचे लिखा जाएगा। तो बताओ 60 रुपए कितने दिन में कमाएगा, यानी वही मजदूर है कितने दिन में, यानी कितने दिन में 60 रुपए कमाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका सिंपल सी बात है, 25 से आपका 100 यहीं पे कट गया 4 बार, नीचे वाले 4 से नीचे का 60 आपका कट गया 15 बार, यानी अब होगा वज्र गुणा। और जैसे ही आपका यहाँ पे वज्र गुणा होगा तो आपका यहाँ पे दिन बराबर आ जाएगा यहाँ पे 15। तो आपका बी आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य औसत, यानी माध्य बोल दिया जाए या औसत बोल दिया जाए, वो क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि औसत की बात हो रही है। मैंने कहा था कि औसत जो होता है वो बीच वाला मान। यदि एक सिंपल सी बात समझाऊं तो 1 2 और 3, तो औसत संख्या हो गई हमारी 2। यदि मैंने 4 लिख दिया तो हमारी औसत संख्या यहां पे आ गई, यानी 2.5। क्लियर। अगर मैंने 5 लिखा तो औसत संख्या हो गई 3, और यदि मैंने 6 लिखा तो औसत संख्या हो गई मेरी 3.5। तो उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे 7 8 और 9 लिखता हूँ तो मेरी औसत संख्या तो हो जाएगी 5, लेकिन यदि मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो औसत संख्या हो जाएगी दोनों के बीच में, यानी 5.5। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 5.5 होने वाला है। नहीं तो यहाँ पे आप और भी कई तरीके, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या मध्यमान के और भी कई फॉर्मूले हैं, वो भी ले सकते हैं। मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको आंसर बताया है। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो आंसर जल्दी आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे, ABCD के मान मानने से आएंगे, तो वो भी हम आगे अगले टॉपिक्स में और बता देंगे आपको। अगला सवाल आता है कि कोई वस्तु 5% के लाभ से बेच दी जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए मैं एक तरफ तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिख देता हूँ और एक तरफ यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। कहा वस्तु 5% लाभ पर बेच दी जाती है। यदि वस्तु 5% लाभ पर बेच भी दी जाती है, कितने की है पता नहीं। हमने कहा कि जो वस्तु है वो जितनी भी है, कितने की भी हो, अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। 5% के लाभ पर बेचोगे तो यानी वस्तु बिक जाएगी आपकी 105% पर, कोई डाउट ही नहीं है। अगर इन्हीं के 100 के और 105 के बीच में ही हम अनुपात बना लें तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 5 से काटते हैं, ये कट गया आपका 20 बार और 5 से कट गया ये 21 बार। तो ये है आपके क्रय मूल्य का अनुपात और ये है आपके विक्रय मूल्य का अनुपात। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कौन सी संख्या 75% बढ़ने से 140 के बराबर हो जाती है। तो कोई भी संख्या मैंने बताई थी कि अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। अगर आप उसमें 75% जोड़ेंगे यानी बढ़ाएंगे तो वो संख्या अपने आप का हो जाएगा 175%। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रतिशत में यदि बात की जाए तो 175%, और यदि अंकों में बात की जाए तो ये बोल रहा है कि 140 हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बताया हुआ है कि प्रतिशत का मान हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे,
और गुणा किसका हो जाएगा 100 से। 25 से काटा 7 बार, 25 से काटा 4 बार, 4 से ये 14 काटा 2 बार 0, 20 का 4 से गुणा, आंसर आया आपका 80, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा आता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो हम तीन संख्याएं लिख लेते हैं, पहले ए, फिर हमारी बी और फिर हमारी सी। अगर हम दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो अगर हम इसको यहाँ पे तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या को 100 मान लें, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। तो 20 और 50% अधिक है, तो ये हो गई हमारी 120 और ये हो गई हमारी यहाँ पे 150। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो दोनों संख्याएं यानी बढ़ी हुई एक संख्या 120, एक संख्या 150, 0 से 0 कट गया, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार और यहाँ पे हो गया 4:5, तो यानी आंसर होगा आपका सी। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि तीसरी संख्या से बात हुई है, तो तीसरी संख्या को 100 माना, पहली 20% और फिर 50%, तो ए को हमने माना है यहाँ पे 20, बी को माना हमने 50। उसने कहा कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 120 और 150 के बीच में जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। क्लियर, कोई डाउट? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा आता है कि एक बिंदु के सभी ओर के कोणों का योग। ये एक बिंदु बना देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा रंग कर देता हूं अंदर। ये एक बिंदु बन गई, इसके ये जितने भी कोण हैं ये वाले, इन सभी का क्या मांग रहा है यहाँ पे, इन कोणों का योग मांग रहा है। तो सर इन कोणों का जितना भी योग होगा एक पूरा वृत्त बन जाएगा, और वृत्त का जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो 360 माना जाएगा। क्लियर। अगला सवाल आता है हमारा, समपूरक कोण। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरक कोण कि जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो वे क्या कहला जाएंगे, पूरक। और जिन दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा, वे कहलाए जाएंगे यहाँ पे समपूरक। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ये बात करते हैं और हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, ये हमारी सरल रेखा और ये हमने एक सीधी लाइन बनाई, ये हमारा 90 डिग्री यानी हमारा समकोण, और इसने कहा कि 35 डिग्री के समपूरक कोण। अगर हम एक मोटा मोटी बात करें तो लगभग 35 डिग्री कुछ इस टाइप से हो गया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 डिग्री, और इसे समपूरक बनाना है यानी हमारा यहाँ पे 180 डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो आप ये दिमाग लगाइए कि 35 डिग्री के अंदर कितना मैं मिलाऊं कि 180 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि 180 में से आप 35 को यहाँ पे घटा लीजिए। तो 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ बचा 1 यानी 145 डिग्री और आवश्यकता होगी। तो 145 डिग्री आपका संपूरक हो जाएगा। यदि कोई ये पूछे कि 145 का संपूरक क्या होगा, तो उसका आंसर आप दोगे 30 डिग्री। यानी दोनों कोण जो है इनका जो योग है वो कहीं ना कहीं 180 आएगा, तो वो आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि 42 सेंटीमीटर का व्यास, अगर व्यास 42 है तो सिंपल सी बात है कि त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी त्रिज्या 21 होगी। परिधि बताइए। तो सर परिधि का जो सूत्र होता है वो कहीं ना कहीं 2πr होता है। तो 2 का मैंने 2 लिख दिया सर, पाई का मान 22/7 और r यानी 21। 7 से सर मेरा 21 गया यहाँ पे 3 बार, 22 3 66 और 66 दूना हो गया सर मेरा लगभग 132। तो मेरा जो आंसर है वो सी ऑप्शन मेरा राइट होने वाला है। टोटल आंसर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी यहाँ पे साफ है कि दर पूछा जा रहा है, किसी धन भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो।
आप यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, कोई भी संख्या मान लीजिए जो 5 से विभाजित होती हो, आप उस संख्या को मूलधन बना दीजिए। जैसे मैं 100 मान लेता हूँ आप सभी के लिए कि यदि मूलधन मेरा 100 है और ब्याज जो है उस धन का 2/5 हो जाता है, तो 5 से 20 बार कट गया और 20 दुना यानी आपका यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 40 रुपये। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, सवाल यहीं से ही शुरू होता है और यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। मूलधन, समय, दर और आपका हो गया यहाँ पे ब्याज। मूलधन है आपका 100 रुपया, समय आपका 10 है, दर आपको पता करनी है, ब्याज आपका 40 रुपया है। दर का सूत्र भी आप सबको पता है। दर का सूत्र होता है ब्याज इनटू में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। 100 से आपका 100 कट गया, 0 से आपका 0 और दर यहाँ पे आपकी आएगी 4%। क्लियर? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप 100 रुपये की जगह यदि यहाँ पे मूलधन 200 रुपये मानोगे तो 200 रुपये का 2/5 कर देगा। यदि आपकी इच्छा हो कि सर मैं मूलधन को सिर्फ 10 रुपये मानना चाहता हूँ, तो आप 10 रुपये का 2/5 कर लीजिएगा, तो भी आपका आंसर यही 4% आएगा। यदि आप मूलधन को 50 रुपये मानते हो तो आप 50 रुपये का 2/5 कर लीजिएगा, फिर भी आपका आंसर यही आएगा। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है मूलधन के रूप में जो 2/5 से पूरी, यानी उसी मूल्य का, यानी उस मूलधन का यदि 2/5 करो तो एक अच्छी सी संख्या आपके सामने आ रही हो, ताकि सॉल्यूशन करने में आपको आसानी रह जाए। क्लियर? बढ़ जाएं आगे। अगला सवाल, साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में समान क्या होता है? साधारण ब्याज जब हम पढ़ते हैं तो पहली परिभाषा यही पढ़ते हैं कि जहां पे मूलधन हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो जब मूलधन समान रहता है तो मूलधन यहां पर कभी भी चेंज नहीं होता, तो आंसर इसका होगा मूलधन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लैंग्वेज को पूरा पढ़े। अगला सवाल, यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। चलिए साहब, पहले यहाँ पे एक वर्ग की भुजा, कोई भी भुजा मान लेते हैं। तो यदि पहले हम मानते हैं वर्ग की भुजा को 10, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भुजा इंटू भुजा, आपको भी पता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 100। आप करके देखिए एग्जाम्पल, आप फंसेंगे नहीं, मैं इसको आपको फॉर्मूले में भी बता दूंगा। क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, यानी अब जो यानी भुजा को दुगना कर दिया जाए तो भुजा अब दुगनी 20 हो गई। तो यहाँ पे अब आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 20 गुणे में 20, यानी कितना हो जाएगा? 400। पहले था सर 100, चेंज करने के बाद में हो गया 400, वृद्धि कितनी हो गई? 300, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल जो है उसमें 300% का इजाफा हो जाएगा। बाकी इसका सूत्र बताया हुआ है मैंने आपको, 100 + -a 100 + -b बटे में 100। यदि आप वो वाला सूत्र लगाओगे तो भी आपका आंसर सेम आए। चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि यदि ई को 22, BED बैड को 70 और तो ब्रेड को क्या लिखा जाएगा? तो ई हमारा 5 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 पर, ई हमारा 5 पर और डी हमारा 4 पर। यहाँ पे बी 2 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, ए 1 पर और डी 4 पर। यदि ई जो है वो आगे से 5 नंबर पे आ रहा है, लेकिन उसे यहाँ पे काउंट किया जा रहा है 22, यानी यहाँ पे सीधी सी बात है कि उसका जो क्रमांक है वो उल्टा लिया जा रहा है या अल्फ़ाबेट में पीछे से लिया जा रहा है। तो सर डायरेक्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट नंबर निकलेगा कि यदि किसी भी अल्फ़ाबेट का आपको उल्टा क्रमांक चाहिए, पीछे से क्रमांक चाहिए, तो उसे आप 27 में से माइनस कर दीजिए। यानी 27 में से यदि आप ई, यानी जो 5 नंबर पे आता है, उसे माइनस करेंगे तो ई आपका आ रहा है 22 नंबर पर। ये मेरी बात आप बेड पे चेक कीजिए, ये जो लिखा हुआ है बेड, उसमें चेक कर लीजिए। तो बी अगर आगे से 2 नंबर पर आता है तो 27 में से 2 गए, यानी पीछे से हुआ आपका 25। ई जो है वो आपका आगे से 5 पे आ रहा है, तो आपका पीछे के नंबर पे आ गया ये आपका यहाँ पे फिर 22। और डी आपका 27 में से 4 गया, यानी आपका आ रहा है 23। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 6 और 1 7, 70 एकदम राइट आ रहा है।
तो बी जो है वो पीछे से हमारा आप चेक करते रहिए, सीधा लिखते रहिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BREAD। बी 2 है तो 25 में से 27 में से 2 गया आपका 25, R 18 पर है, 27 में से 18 गया आपका बचा यहाँ पे 9, E 5 पे है तो बचा आपका 22, A बचा आपका 26 और D यानी बचा यहाँ पे आपका 23। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन करवाएगा, यानी 3 6 9, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल की 2, 2 दूनी 4, 6 8 10, यानी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 105 होने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा क्रमांक लिखा हुआ है। उल्टे क्रमांक के अंदर आपको यदि अंक निकालने हैं तो वो अंक आपको उनके जो राइट मतलब जो नंबर है उसको 27 में से माइनस करना है। जैसे E 5 पे आता है तो 27 में से 5 गए तो बचेगा आपका 22। क्लियर? कुछ इस टाइप का खेल है और आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पर। 5 गाय 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है। 5 बोरे घास खाना काम है तो नीचे लिखा जाएगा। तो 2 गाय 1 गाय 2 बोरा घास कितने दिनों में खाएगी? ठीक है, 5 से आपका 5 कट गया, वज्र गुना हमारा कर देते हैं। 15 और 2 का गुना इधर हो गया आपका D2, आंसर आएगा आपका 30। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे C आपका आंसर होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आंसर अपने आप आएगा। अगला सवाल, A B का बेटा है। A B का बेटा है, B माँ है या पिता पता नहीं है। B C की बेटी है, B C की बेटी है। C D का पति है, C D का पति है, ये पति हो गया। D E की माँ है, D E की माँ है। E A का क्या लगता है? तो E A का क्या लगेगा? तो A का क्या लगेगा? तो यहाँ पे इसका जो ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा कि महिला है या पुरुष है। तो अगर पुरुष होता तो शायद मामा लग जाता, और यदि स्त्री होती तो मौसी लग जाती। तो इसका मतलब ए आंसर जो है वो राइट होगा। मेरी ये बात मुझे याद आ रही है कि क्लास में जब इस टाइप का सवाल आया था तो मैंने अभी इस बैच में बोला था कि यदि मामा के मूछें नहीं होती तो वो क्या होती? मौसी होती। क्लियर? तो इसमें ना तो मामा बन पा रहा है ना मौसी बन पा रहा है, तो आंसर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे। अगला सवाल सिंपल एनालॉजी का सवाल है। प्लेट रोटी, तो प्लेट में अगर रोटी रखी जाती है तो कप में यहाँ पे चाय ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी को तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? यानी औसत चाल की बात हो रही है। औसत चाल की यदि बात होती है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे एक ही दूरी की बात हो रही है और उस दूरी पर जाते समय 60 की स्पीड है और आते समय वापस लौटते समय 40 की स्पीड बन रही है, तो जब भी एक ही दूरी पर 2 बार आना जाना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 बार आना जाना होगा, तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो 2xy अपॉन x प्लस वाई का सूत्र लगेगा, जो कई किताबों के अंदर या कई जगह हम समझाते हैं तो 2ab अपॉन a प्लस बी भी बोल दिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो क्वेश्चन सिंपल सा लिखना है, 2 गुणे में 60 गुणे में 40 बटे में 60 प्लस 40, काट के यहीं 100 ही लिख देता हूँ। 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी यहाँ पे औसत चाल रहने वाली है। तो आंसर हो जाएगा सी। आशा करते हैं कि आज का ये जो पेपर आपको समझाया गया ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दिन 2 दिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक भी इस बात की मैं आपको बता देता हूँ कि डेंगू का सीज़न चल रहा है,
तो 2 अध्यापकगण जो हैं, दोनों को यहाँ पे डेंगू, जिसमें एक तो मैं खुद हूँ, थोड़ा सा डेंगू का असर था, थोड़ा सा बुखार हो रहा था, इस वजह से जो है हम वीडियो नहीं बना पाए आपके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले समय में सभी दिनों में हम आपको सारे वीडियोस जो हैं और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो उपलब्ध करवा सकें। क्लियर दोस्तों? अभी आने वाले कुछ दिनों में हम आर्मी के जो पुराने मॉडल पेपर हैं, पुराने भर्ती में जो आए हुए पेपर हैं, वो पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग जुड़े रहें और यदि आप लोगों को ये लगे कि और भी किसी तरीके की कोई चीज़ करवानी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? यहाँ प्रथम नियम की बात की जा रही है, तो जो प्रथम नियम है वो बल को परिभाषित करता है, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। दूसरा नियम जो हो जाएगा आपके आवेग संवेग का नियम, और थर्ड नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1 जूल में होते हैं कितने अर्ग होते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। 10⁻5 अर्ग, 10⁻7 या 10⁻2 या 10⁻7। तो जो 1 जूल में आपके 10⁻7 अर्ग होते हैं, कितने होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो वो आपके हो जाएगा 10⁻5 डाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण, मतलब ये है कि जो बारिश की बूंद होती है या कोई भी जो पानी की बूंद है वो गोलाकार रूप लेने का धारण करती है, वो किस कारण करती है? तो वो आपके पृष्ठ तनाव के कारण करती हैं, जिसे बोल सकते हैं अपन सरफेस टेंशन। क्या बोल सकते हैं उसको? सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंद गोल होती है या न्यूनतम क्षेत्र घेरने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है? पराश्रव्य होती है, अपश्रव्य होती है या श्रव्य होती है? तो देखिए, जो 20 हर्ट्ज से कम है वो हो जाएगा आपके अपश्रव्य तरंगे, और जो श्रव्य तरंगे होती है जिसे हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लगा के वो 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और जो ये पराश्रव्य तरंगे हैं वो आपके 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। कहाँ, क्या से क्या चेंज हो रहा है? ठोस पदार्थ से द्रव में चेंज हो रहा है। तो ये आपका ठोस पदार्थ और ये आपका द्रव पदार्थ, और होता है आपके गैस में। अब ठोस पदार्थ से जब द्रव में बदल जाता है तो उसे बोलते हैं अपन गलन, मतलब गलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गलन। और जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस में चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन वाष्पन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पायस एक कोलॉइड होता है, मतलब पायस में क्या क्या चीज मिली हुई होती है? गैस में द्रव मिली हुई होती है, या ठोस में गैस मिली हुई होती है, या गैस में गैस, या फिर द्रव में द्रव। तो पायस जो है वो आपके द्रव में द्रव का मिक्सर होता है। आपने जो दूध लेके आते हैं वो लिखा हुआ होगा पाश्चुरीकृत दूध, है ना? कौन सा दूध? पाश्चुरीकृत दूध। द्रव का द्रव में विलीन होता है पायस। अगला क्वेश्चन, परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर नाभिक की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जो ये इसकी फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट कक्षा में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8, और तीसरे की बात करें तो 18, और चौथे कक्षा में हमेशा 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, खाने का नमक जिसे NaCl या फिर जिसे बोल सकते हैं अपन सोडियम क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं।
और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो किससे निर्मित होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किससे निर्मित होता है? तो वो आपके मजबूत अम्ल और मजबूत सार से निर्मित होता है। अम्ल मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और जो स्वाद में आपके खट्टा होता है। और सार की बात करें तो सार आपके स्वाद में कैसा होता है? वो हो जाएगा आपके कड़वा। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी। ये किसकी बात कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है। किसी भी परमाणु के बीच में जो बंध बने हुए हैं वो बंध कौन से बंध में मैक्सिमम ऊर्जा होगी या मजबूत बंध होंगे, इसकी बात कर रहा है। तो जो मजबूत बंध होते हैं वो होते हैं आपके आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध मतलब जिसमें एक तो प्लस पदार्थ होता है, एक क्या चार्ज होता है जिसके ऊपर माइनस होता है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है आपके आयनिक बंध, और आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध होता है। और धात्विक बंध जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो धात्विक बंध वगैरह हो जाएगा। सबसे मजबूत आपका बंध हो जाएगा इसमें आयनिक बंध। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हो जाएगा आपके हिप्पोक्रेटस। और अगर बात करें जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपके अरस्तु। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवक का प्रयोग किया जाता है, कवक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है जो ये शैवाल होती है, शैवाल के साथ में ही कवक रहते हैं और इन दोनों के बीच में सहजीवन संबंध होता है। शैवाल इस कवक को खाने की पूर्ति करवाता है और जो कवक है वो इसको पानी की पूर्ति करवाता है। तो इसमें सहजीवन संबंध होता है। और जो ये कवक की बात कर रहा है, ये कवक है वो, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है, एल्कोहल निर्माण में भी होता है, और ब्रेड बनाने में भी कवक का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा डी। इन सभी में कवक का प्रयोग किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, किससे निर्मित होती है? आपको पता है कि कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक हो जाएगी आपके प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपकी यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपके केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसकी बात की जा रही है। यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी हुई होती है? तो वो आपके जो ये फास्फोलिपोप्रोटीन होता है, इससे आपकी प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी की बात की जा रही है, तो हिस्टोलॉजी में आपके ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, मतलब जिसमें अपन तना जिसमें नहीं पाया जाता है, जिसमें तना नहीं है, तो उसकी बात की जा रही है कि इसमें जड़ का पार्ट है वो खाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो प्याज है वो होता है आपके तना होता है, अरबी भी आपके तना होता है, और आलू भी आपके तने वाला पार्ट खाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जो शकरकंद है वो तने का रूप ना होकर वो आपके किसका रूप है? जड़ का रूप है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। तो हमने जब पोषण वाले चैप्टर पढ़ते हैं, पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व, उसमें हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और थर्ड हो जाएगा आपके वसा। इन तीनों से हमारे को शरीर में ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 और वसा से मिलती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये बोला है कि सिर्फ किन यौगिकों में ये सहायक आहार का कार्य करता है। तो ये तो आपके मेन आहार हो गए, ठीक है, ये तो आपके मेन आहार है। तो जो सहायक आहार का कार्य करेगा वो विटामिन करेगा। विटामिन से अपने शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन सिर्फ शरीर की जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है आपके? बढ़िया होंगे? मेरा हाल भी बढ़िया है। चलिए, मैं हूँ कलाल सर और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जीके का पेपर सॉल्यूशन। आज अपन मिलके जीके का पेपर सोल्व करेंगे। यह रहा अपना जीके का पहला सवाल। CAA का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, CAA का फुल नेम है
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस आता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर राइट आंसर। एक है 22 अप्रैल, इस दिन आता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सीधा सवाल पूछा मैंने आपसे कि राष्ट्रीय गान को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो साथियों वो देश है जापान। जापान ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान की शुरुआत करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो साथियों मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ऑप्शन नंबर बी आइजोल। और कोहिमा यह है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और ईटानगर ये राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक साथियों, बढ़ते आगे। अगला सवाल है, हजारों झीलों की भूमि किस उपनाम से किस देश को जानते हैं? यानी हजारों झीलों की भूमि का जो उपनाम है वो किस देश का उपनाम है? तो साथियों ये यहाँ इसका जवाब होगा, सही वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं हजारों झीलों की भूमि या हजारों झीलों का देश। एक है मिस्र, मिस्र को बोलते हैं नील नदी का उपहार। नील नदी का वरदान बोलो या उपहार बोलो, बात एक ही है। नील नदी का वरदान मिस्र देश। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो साथियों यह डाक नेटवर्क हमारे देश भारत का है, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत देश का है। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है लेक सुपीरियर, ऑप्शन नंबर बी लेक सुपीरियर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो लेक बेकाल है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये स्थित है रूस के अंदर। और जो लेक सुपीरियर है ना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये स्थित है यूएसए में। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट यूपी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू ये थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और ये ना विजयलक्ष्मी पंडित, ये यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पहली महिला राजदूत थी। और ये लेडी भारत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात मतलब होता है झरना। तो मैंने आपसे यहाँ पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा झरना है, उसका नाम है डी जोग जलप्रपात, जिसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं गैर सेप्पा जलप्रपात, ये इसका अन्य नाम है। और साथियों ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है? तो यह नदी का नाम आएगा शरावती। ये शरावती नदी पर बना है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें साथियों, तो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। 253 मीटर ये झरना इतना ऊंचा है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का सबसे ऊंचा झरना। एक है ये धुआंधार जलप्रपात, ये साथियों स्थित है अपने जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। और नदी कौन सी? नदी हमको यहाँ मिलती है नर्मदा। ये
नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर एमपी में, धुआंधार जलप्रपात। एक है ये चूलिया जलप्रपात, ये साथियों चंबल नदी पर, ये महाराष्ट्र में है। चंबल नदी, जिला कौन सा? चंबल का नाम आती है आपके दिमाग में आना चाहिए कोटा, कोटा राजस्थान। नदी कौन सी? चंबल। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो मित्रों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये आपसे लंबा पूछूं या बड़ा पूछूं, बात एक ही है। अगर आपसे वो पूछेगा कि सबसे लंबा बांध या आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा बांध, बात एक ही है, नाम आएगा हीराकुंड बांध। ये किस राज्य में है? तो साथियों ये राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। ठीक साथियों, एक है ये ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध, ये स्थित है अपने पंजाब राज्य में। राज्य कौन सा? पंजाब। नदी कौन सी? सतलज। ठीक है, इसका भी एक है खास बात कि ये भारत का सबसे गहरा या भारत का सबसे गहरा गुरुत्वीय बांध, ये भारत का सबसे गहरा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, चलिए, और ये अलमाटी बांध, ये साथियों कृष्णा नदी, और इसका राज्य है कर्नाटक। नदी है कृष्णा और राज्य है कर्नाटक। अपना सवाल था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, नाम आएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो साथियों मधुशाला फेमस किताब है हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। ये हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी है, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी है, हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक साथियों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चार आपके सामने ऑप्शन है, इन चारों में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो साथियों भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को बोलते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को बोलते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिणी भारत का, कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। मुंबई को बोलते हैं सात टापू वाला शहर, सात टापू वाला शहर, ये मुंबई का एक अन्य नाम है। एक और चीज़ है मुंबई के बारे में, आपसे वो पूछ सकता है कि मुंबई किस टापू पर स्थित है? तो साथियों मुंबई है सालसेट, सालसेट द्वीप या टापू पर स्थित है मुंबई। ठीक साथियों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अशोक चक्र, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? थोड़ा ये सवाल मिस्टेक है यहाँ पर आएगा, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो साथियों यह जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरजा बनोट, इसको मिलता है पहला अशोक चक्र। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है केवल और केवल साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भी है। ठीक साथियों, और पहला पुरुष कौन था कि जिसको ज्ञानपीठ मिलता है? तो वह है श्री शंकर कुरु। भारत के अंदर सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पुरुष श्री शंकर कुरु। और पहली महिला की बात करेंगे तो नाम आएगा श्रीमती आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, इसको मिलता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। और अगला सवाल, ये हमारा आखिरी सवाल है सीरीज का। सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? यानी जो नोबेल पुरस्कार है ना, उनको हर साल किस जगह पर बांटते हैं? तो साथियों इसका जवाब होगा स्टॉकहोम,
स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की, और यहाँ से हम क्या बांटते हैं, नोबेल पुरस्कार। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, फिलीपींस देश है, उसकी राजधानी है मनीला, ठीक है। जेनेवा, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर, राजधानी नहीं है स्विट्जरलैंड की, ये इसकी एक फेमस सिटी है जेनेवा। और न्यूयॉर्क आप जानते ही हो, यूएसए में है ही, अमेरिका का फेमस नगर न्यूयॉर्क। ठीक साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके का पेपर सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।